May I come in, sir? प्लीज। Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। अर्चना, अपने परिचय जो है बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। मैं रीवा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी विद्यालयीन शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय रीवा से उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा विषय बॉटनी था। साइकिलिंग और वर्ग पहेली भरना मेरी रुचियाँ हैं। ठीक है जी अर्चना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वनस्पति शास्त्र में, जी तो आपने इतनी अच्छी एजुकेशन ली, एकेडमिक्स भी आपका इतना अच्छा है, जी फिर आप इसी फील्ड में आगे क्यों नहीं गई? सर, इस जॉब में जो कार्यों की विविधता है और इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। और सर, भारत बड़े बदलावों से गुजर रहा है, इसमें मैं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना चाहती थी। सक्रिय भागीदारी तो और आप अन्य माध्यमों से भी कर सकती हैं। आप देखिए, आपका जी पोस्ट ग्रेजुएशन में 81% है। जी आप अच्छी प्रोफेसर हो सकती हैं या उसी फील्ड में और आगे भी बढ़ सकती हैं। जी आजकल जी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल अच्छा फील्ड है वो। लेकिन सर, सेवा में मैं सभी कार्यों की तरफ देख सकती हूँ, ये बॉटनी में भी और सर नहीं, जैसे एग्रीकल्चर। मान लो आपको महिला बाल विकास विभाग मिल गया, तो आप उसमें क्या काम करेंगी बोटनी का? जी सर, बिल्कुल एक उसका क्या योगदान होगा फिर? सर, विशेष विभाग में योगदान नहीं हो सकता है, लेकिन सर अगर मैं ऐसे पद पर जाऊं जिसमें मुझे कई विभागों का कार्यभार देखने को मिले, तो सर मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा, मुझे बताइए, सिविल सेवक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो जो भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मांगी जाती है, ठीक वो है। होनी चाहिए सर। सर, सिविल सेवक के जो आधारभूत गुण होते हैं, सर वो होने चाहिए सर। क्या क्या होने चाहिए, मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए और आप में क्या क्या गुण हैं? जी सर, संचार कौशल होना चाहिए ठीक है। और कठिन विषयों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। सर, नेतृत्वशीलता का गुण होना चाहिए। ठीक है। जी बस यही होने चाहिए कि इसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए? सर, और आप में है ये सब गुण? जी सर। ठीक है। अर्चना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी जी जो है हॉबी है साइकिलिंग है, जी तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग को लेकर कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाएं आयोजित जी होती हैं? सर। सर, पहली टूर डी फ्रांस होती है। ठीक है। सर, यूसीआई जो वैश्विक गवर्निंग बॉडी है, वो वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप्स भी कराती है। ठीक है। सर, कॉमनवेल्थ गेम साइकिलिंग होती है और ओलंपिक साइकिलिंग्स होती है। ठीक है। जी अच्छा, आपने कभी ये देखा है, ये जो आयोजन जब होते हैं टीवी पे, कभी देखा है इनको? जी सर, देखा देखा है, है। ठीक है। अक्सर कुछ साइक्लिस्ट जो होते हैं जी वो आगे बढ़ने के लिए जी कई बार जो है साइकिल पर लेट जाते हैं। जी देखा है आपने? जी सर। है ना, साइकिल पर इस तरह से लेट जाते हैं जी ताकि जी उनकी गति बढ़ जाए। जी तो इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? सर, वो घर्षण को कम करने का प्रयास करते हैं, वायु के हम्म। द्वारा जो होता है। हम्म। और घर्षण कम होता है तो तीव्रता बढ़ जाती है। उससे गति बढ़ जाती है। जी ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि यूरोप में हम देखते हैं तो साइकिलिंग का काफ़ी कल्चर है वहाँ पर। जी जी ठीक है, मतलब वहाँ पर एक आम व्यक्ति से लेके बड़ा व्यक्ति तक साइकिल पे ही चलता है, बाकायदा साइकिल के वहाँ ट्रैक होते हैं। जी किंतु भारत में इस तरह का जो है कोई भी हम विकास नहीं देखते हैं या लोगों जी का रुचि नहीं देखते हैं, जी जी जबकि भारत में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी विकासशील देश है, जी जी ईंधन की से कमी होगी, जी फिटनेस पे भी काफ़ी पॉजिटिव होगा, फिर भी साइकिलिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जी है। जी ऐसा क्यों? सर, सबसे पहले जागरूकता की कमी है। ठीक है। जी, भारत में अल्प साक्षरता है। अ, तो क्या साइकिलिंग का अल्प साक्षरता से कोई डायरेक्ट सर, संबंध है? डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन हाँ। ऐसा कहा जा सकता है कि जो साक्षर इंसान होते हैं उनमें जागरूकता अधिक होती है। किसी भी अगर फील्ड में अपन देखें तो उसमें साक्षरता अधिक, ऐसा लगता है आपको जागरूकता। कि जो व्यक्ति साक्षर होगा वो जागरूक होगा? सर, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है। चलिए, ठीक है। जी सर, पश्चिमी देशों में जागरूकता अधिक है हेल्थ को लेकर, पर्यावरण को लेकर, इस वजह से। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है? सर, आधारभूत संरचना का भी वहाँ अच्छा विकास किया गया है, इस वजह से ठीक है, भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और
सर भारत में कोई सामाजिक कारण हो सकता है इसके पीछे? सर वहाँ प्रोत्साहित किया जाता है, साइकिल चलाने को सम्मानजनक तरीका माना जाता है। भारत में सर भारत में इतना सम्मानजनक तरीका नहीं माना जाता है। गरीब मान लिया जाता है, जी सर, सामाजिक प्रतिष्ठा से कहीं इसलिए न कहीं लोग जोड़कर जो देख है लिया जाता है। एम्बैरेसिंग फील करते हैं साइकिल चलाना। जी। और कोई भौगोलिक कारण? सर भौगोलिक कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में इतना डेवलप नहीं हो पाया है विभिन्न भौगोलिक कारणों से। पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूरोप ठंडा प्रदेश है, इसलिए वहाँ साइकिल चलाना ईज़ी रहता है। भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो ये सकता कारण है। मान सकते हैं। ठीक है। जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि साक्षरता और जागरूकता में बहुत कुछ संबंध होता है, जी, पर मैंने अक्सर ऐसा पाया है, विश्व में भी, भारत में भी, जी, कि जो जनजातीय क्षेत्र है जी, और जनरली वो जनजातीय क्षेत्र अशिक्षित है या जी, साक्षर नहीं है, वहाँ पर जो है सेक्स रेशियो पॉजिटिव है। जी। पर ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं या ज़्यादा अवेयर है या जिले हैं, शहर हैं, वहाँ पर सेक्स रेशियो कम होता है। सर उसके क्या पहला कारण क्या सोच पाती है? जी सर, पहले तो जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनमें पितृसत्तात्मकता कम हावी रहती है, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज रहता है। तो सर ये एक पहला कारण अपन बता मतलब सकते हैं। यहाँ पे अब साक्षरता कोई कारण नहीं है? सर साक्षरता यहाँ पर बिल्कुल हिट नहीं कर रही है। क्योंकि सर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इस तरह से जी। जो है काम कर रहे हैं और वहाँ पर सेक्स रेशियो कम है। जी, जी, जी। सर दूसरा ये जो अल्ट्रासाउंड की सुविधाएँ होती हैं, हुँ, ये सर ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों को सहज उपलब्ध होती हैं और जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, सर इसका एक दूसरा रीज़न ये भी बताया जा सकता है। ठीक है। तो जी, क्या आप ये मानती हैं कि या हम ऐसा मान सकते हैं जी, कि जैसे-जैसे जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी विकास होता चला जाएगा जी। और शिक्षा का प्रसार होगा, वहाँ पर भी सेक्स रेशियो कम हो जाएगा? सर उसके साथ-साथ जागरूकता भी बढ़े। तो जैसे ही वहाँ तकनीकी का विकास होगा और शिक्षा का प्रसार होगा, साथ में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो अभी सर शिक्षित लोगों में भी अब ये कम हो रहा है। सर कानून भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हुँ, तो इसमें कमी आ रही है। ठीक है। जी। अर्चना, राइट टू हेल्थ क्या होता है? सर सभी वर्गों से आने वाले लोगों को हुँ, बिना उनकी सामाजिक, वित्तीय स्थिति को देखते हुए उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रदान करना। क्या ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? जी, अभी किस राज्य ने ये दिया है अधिकार? राजस्थान। राजस्थान ने। जी, परंतु ये अधिकार देने के बावजूद वहाँ के जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं जी, और निजी चिकित्सक हैं, जी, उसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। जी, जी। ऐसा क्यों? सर उसके विरोध का एक कारण ये बताया गया कि उसमें इमरजेंसी सुविधाएँ जो हैं मुफ़्त में दी जाएँगी और इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया है और इस वजह से कि उनका सरकार ने कहा कि हम इसको ठीक है, जो कमियाँ हैं उसको दूर कर देंगे, पर जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिल पूरा वापस लो। ये जी, बिल ही नहीं चाहिए हमको, सुधार नहीं, बिल ही नहीं चाहिए। जी, जी। सर उनका एक डर बना हुआ है कि अगर सरकार ने पारित कर दिया, जो कि हुँ, पारित हो चुका है सर, कि पारित कर दिया तो शायद इसमें सुधार नहीं किया जाए, एक इस ठीक है, वजह ये से। तो एक सामान्य और क्या-क्या चिंताएँ हैं उनकी? क्या-क्या नैतिक चिंताएँ हैं उसमें? जी सर सॉरी मैंने इस टॉपिक को पूरा कोई नहीं बात देखा नहीं, है। कोई बात जी, नहीं, ठीक है। अर्चना, मुझे ये जी। बताइए कि भारत में ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ पर वर्तमान में महिला मुख्यमंत्री है या महिला राज्यपाल है? सर मुख्यमंत्री एक ही राज्य में हैं हुँ, पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी जी ठीक है, और राज्यपाल में सर एक राज्य मैं याद कर पा रही हूँ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और तेलंगाना में टी सुंदर राजन हैं और सर मैं बाकी रिकॉल नहीं नहीं कर कर पा पा रही रही, हूँ। चलिए जी, ठीक है। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े देश में जहाँ महिलाओं की 50% आबादी है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत ही ज़्यादा कम है? जी, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? हालाँकि इसको दूर करने के लिए पिछले कई वर्षों से महिला आरक्षण विधेयक लंबित है। जी। तो क्या कारण है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है लोकसभा और विधानसभा में? सर पहले यही पितृसत्तात्मक समाज की बात आती है। कहीं न कहीं पुरुष राजनेताओं को इस बात का भय है कि अगर महिलाएँ इस क्षेत्र में आ जाएँगी तो उनके स्थान में कमी आएगी। इस ठीक है। वजह और प्रभुत्व अभी पुरुष राजनेताओं का ही है। इस कारण से भी और सर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखाई देती है महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में। तो ऐसे तो फिर हमेशा हम कब तक कारण ऐसे बताते रहेंगे? महिलाओं को इसके लिए कोई प्रयास करने चाहिए, जी सर, संगठित रूप से करने चाहिए। पर कहाँ करी, कोई जागरूकता नहीं है।
जी सर, बिल्कुल जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। अपने अपने स्तर पे महिला बाल विकास मंत्रालय और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ आरक्षण दिया भी है, वहाँ महिलाओं को विशेष लाभ नहीं हुआ है। जैसे हमने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे जी दिया महिलाओं को मध्य जी प्रदेश में, किंतु उसके बावजूद हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से कोई बहुत प्रभुत्व नहीं देखा, जी क्योंकि उनकी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः कौन कर रहे हैं? उनके जी पति ही कर रहे हैं। जी तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि साधारण आरक्षण नहीं देना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी सर, आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, संविधान ने दिया है। हुँ, और सर उसका एक कारण ऐसा कह सकते हैं कि अभी इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जब से आरक्षण का लाभ दिया गया है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं। सर अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर वो और अर्थव्यवस्था में भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। सर तो उसके लाभ तो दिख रहे हैं, अभी सीमित लाभ दिख रहे हैं, लेकिन सर दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं, होंगे। ठीक। जी, अर्चना, ये मुझे बताइए कि अभी हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी और इस तरह की घटनाएँ आम हो रही है अब तो, जी, कि दिल्ली मेट्रो में एक लड़की ने सफ़र किया जी, और उसने बहुत ही छोटे वस्त्र पहने थे। जी, उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ और अश्लीलता को लेकर बात होने लगी जी, और एक प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि भई महिलाओं का सार्वजनिक स्थल पे ड्रेस कैसा होना चाहिए? जी, उस लड़की का कहना है कि भई ये मेरी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेस है, मैं जो चाहे जी, पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ और अश्लीलता मेरे अंदर नहीं है, अश्लीलता देखने वालों में है। जी, वहीं सामाजिक संगठनों का कहना है कि नहीं, सामाजिक स्तर पर तो एक मर्यादित वेशभूषा होनी चाहिए। जी। क्या लगता है आपको, कौन सही है इसमें? सर इसमें दोनों पक्ष के बराबर भी ठीक है। सही कहे जा सकते हैं। सर सामाजिक स्थानों में वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए। कौन तय करेगा वेशभूषा फिर? और समाज में तो फिर वही बात है, आपने जैसा कि बार-बार आप कह रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है, जी, पुरुष व तो वो तो कहेंगे ढक दो पूरा महिला को। कैसे तय होगा कि ये इस बिंदु पर मर्यादा आ गई और अन्य बिंदु में मर्यादा जी। नहीं है? जी सर, मुझे लगता है कि जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। इसमें क्या जागरूकता वाली बात है? इस अधिकारों की बात है। किसी महिला जी, को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, नितांत उसका निजता का अधिकार होना चाहिए या उसके राइट जी टू सर। एक्सप्रेस होना चाहिए। सर इसमें दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। पहले तो जो छोटे लड़के हैं सर उन्हें बचपन से ही इस भावना का विकास किया जाना चाहिए हुँ। कि वो नहीं, ये एक अब लॉन्ग टर्म प्रोसेस बात है। मैं जी, आपके टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ कि जी। क्या महिलाओं को इस तरह वस्त्रों को पहनने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर ये व्यक्तिगत सोच है, जो जैसे वस्त्र पहनना चाहता है वो पहन सकता है। हुँ। तो क्या उससे अश्लीलता फैलती या नहीं फैलती है? सर अश्लीलता ऐसा बिल्कुल उस लड़की का भी कहना सही है कि अश्लीलता फैलती नहीं है, तो फिर अश्लील क्या करें? अगर उस तरह के छोटे वस्त्र आप पहन के चलोगे जी, पब्लिक प्लेसेस पे, जी, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कई जी, लोग जो है डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं, जी, है ना? अमर्यादा ऐसी होती है, छेड़छाड़ बढ़ने लगती है। जी। सर छेड़छाड़ तो इसके लिए महिलाओं को दोषी नहीं ठहराया जाना नहीं, चाहिए। महिलाओं को नहीं दोषी ठहराएँगे, परंतु जी, प्रोवोक तो होते हैं, उत्तेजनाएँ तो बढ़ती हैं। लोग उत्तेजित होंगे, अश्लील कमेंट करेंगे, कहीं न कहीं तो सर लोग इसके करेंगे लिए इस तरह महिला से। महिला सुरक्षा में वृद्धि की जानी चाहिए। हुँ। जी, तो मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहती हैं जी, कि कोई लड़की कुछ भी पहने, ये उसका पूरा अधिकार है। जी सर बिल्कुल। इससे कोई भी सामाजिक का, मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। जी सर, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, इससे जी, अश्लीलता नहीं फैल रही है। हालाँकि उस पे बाद में कार्रवाई हुई है अश्लीलता को लेकर। जी, क्या अश्लीलता को लेके हमारे देश में कोई कानून है? सॉरी सर इसकी नहीं जानकारी पता है आपको? जी, चलिए कोई बात नहीं। सर, अर्चना जी, जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर है। आयुर्वेद में है। जी, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन? जी, सेम कॉलेज थी। अच्छा, सेम था। वनस्पति शास्त्र पढ़े हैं, है ना? जी। क्रायोफाइट्स क्या होते हैं? सर क्रायोफाइट्स ठंडे देशों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ठंडे देशों में? ठंडे प्रदेशों में। ठीक है। जी। ठंडे प्रदेश कौन से? सर टुंड्रा क्षेत्र की टुंड्रा और टैगा क्षेत्र जो हैं उनकी वनस्पतियाँ। टुंड्रा, टेगा। जी। टेगा शब्द, टेगा में टेगा का अर्थ क्या होता है? सॉरी सर इसकी जानकारी टुंड्रा नहीं। शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे ना? जी। ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है। जी। एक प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। जी। पौधे दोनों करते हैं। प्रोटीन जी। संश्लेषण क्या होता है? सर विभिन्न कोशिकाएं जो रहती हैं, कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम में सर
प्रोटीन संश्लेषक इकाई कहलाती है और उसी में किया जाता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों का कौन सा भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग के द्वारा की जाती है? सर पौधों के सभी हरे भागों द्वारा, स्पेशली पत्ती द्वारा। पत्ती के द्वारा? जी। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां भाग लेती हैं। जी। प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? सर सभी कोशिकाएं भाग लेती हैं, चाहे वो पत्ती की हो या किसी भी क्षेत्र की। एमिनो एसिड को सुना है आपने? जी। क्या होता है एमिनो एसिड? सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं याद चलिए, कर कोई पा बात रही। नहीं। जी। अच्छा, अभी आपने अपनी हॉबी में साइकिल चलाना लिखा है। जी। साइकिल जब आप चलाती है जी। तो न्यूटन की गति का एग्जैक्टली कौन सा नियम लगता है साइकिल चलाने में? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं अनुमान लगाना हाँ चाहती बिल्कुल, अनुमान लगा है। हूँ। दूसरा नियम। क्या होता है दूसरा नियम? सर दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम होता है। सर मैं याद करना चाहती हूँ। बिल्कुल। सॉरी सर, मैं अच्छा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम बताएं, क्या होता है? सर किसी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। साइकिल में जब मुझे आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, कैसे चलती है साइकिल? साइकिल को चलाने की प्रक्रिया क्या होती है? सर पैडल मारते हैं। किधर, किस दिशा में? आगे की दिशा में। पैरों से पेडल को किस दिशा में दबाया जाता है? सर सामने की ओर। सामने की ओर। जी। साइकिल किधर बढ़ती है? सामने की ओर। सामने की ओर ही बढ़ती है। जी। ठीक है, तो अब दिमाग लगा सकते हैं कुछ? सॉरी सर। नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक चीज और मुझे बताएं, भूकंप जानती हैं? जी। अभी एमपी के कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, थोड़े ही दिन पहले की बात है। भूकंप से संबंधित भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो हैं, जी। भारत के कितने भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं? 5 हैं? जी। हिमालय किस क्षेत्र में रखा गया है, किस जोन में रखा गया है भूकंप में? जोन 2 में है सर। जोन 2 में है। जी। हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? सर ये प्लेट टकरा रही हैं। कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं? सर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, इस कारण से वो भूकंप ज्यादा आते हैं। कौन सी गति हो रही है वहां पर प्लेटों की? सॉरी सर, नहीं आइडिया है? चलिए ठीक है। एक और प्रश्न है मेरा बस। जी। ऐसा लोग कहते हैं कि जो वनस्पतियां होती हैं वो वर्षा और तापमान का अनुसरण करती हैं। जी। ऐसा क्यों कहा जाता है? सर वनस्पतियों की वृद्धि के लिए ये मेन फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, इस वजह से। आपको कहीं ऐसा नहीं दिखता कि वर्षा और तापमान की मात्राएं बदलती हैं तो वनस्पतियों के प्रतिरूप बदल जाते हैं? जी। जैसे उदाहरण कुछ बता सकते हैं? सर जैसे हम ये विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो वनस्पतियों के पैटर्न में विविधता आती है। कैसे? सर यहाँ विषुवत रेखा में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वहाँ टुंड्रा और टैगा वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। सदाबहार वनस्पति क्या होती है? इन्हें सदाबहार वनस्पति क्यों कहा जाता है? सर इसमें वर्ष भर पत्ते लगे रहते हैं। वर्ष भर पत्ते लगे रहते हैं मतलब? जी। इसका अर्थ क्या है वर्ष भर पत्ते लगे रहना? सर उनमें पत्ते गिरते नहीं हैं, वर्ष भर लगे रहते हैं। मतलब किसी वृक्ष पे वर्ष भर पत्ता गिरेगा ही नहीं? जी नहीं सर, एक साथ नहीं गिरते हैं, जब उनकी समय गिरते हैं। जी जी। अलग अलग समय गिरने के कारण वन हमेशा हमें हरा दिखाई देता है, इसलिए सदाबहार कहते हैं। ठीक है। एमपी में किस किस प्रकार के वन मिलते हैं? एमपी में सर पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क वन। सदाबहार वन कहीं मिलते हैं? सर पचमढ़ी में मिलते हैं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते? ठीक, ओके, थैंक यू सर। अर्चना जी मुझे सर। बताइए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके डेफ में जी। आप आरक्षण के संदर्भ में किसी भी वर्ग से लाभ नहीं ले रही हैं, ठीक है? सामान्य वर्ग से आपका संबंध है जी। अगर आपको ईडब्ल्यूएस में लाभ लेना होता तो आपके पास क्या मेरिट्स होने चाहिए थे? जी सर। सर 5 एकड़ से कम भूमि और सर शहरी क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से कम एरिया में घर।
1500 कंफर्म है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस में किस कारण से नहीं है? सर दोनों ही कारण है। दोनों ही कारण से। जी। ठीक है, वार्षिक आय पिताजी की। वार्षिक आय आपके जी। पिताजी की ज्यादा है। ठीक है, रीवा में ही आपका जन्म हुआ है? जी। ठीक है, मुझे ये बताइए, जी। रीवा गान सुना है आपने? सॉरी रीवा सर। गान लिखा गया है सॉरी रीवा सर। के ऊपर, कोई आइडिया नहीं? नहीं। ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता रहा हमेशा, जी। लेकिन अभी हम फिलहाल पिछले 3-4 वर्षों से देख रहे हैं कि सोयाबीन का उत्पादन लगातार घट रहा है। लगभग 5 साल पहले से वर्तमान की तुलना करेंगे तो आधा उत्पादन हमारा रह गया। जी। इसके क्या कारण है? सर सोयाबीन के प्रदेश घटने के एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन मैं अनुमान लगाना चाहती हूँ सर, क्योंकि सभी फसलों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि सोयाबीन का प्रदेश घट रहा है और विभिन्न फसलों का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो सोयाबीन तो एरिया वाइज तो बो ही जा रही जितनी बोई जा रही थी पहले, जी। लेकिन उसकी उत्पादकता कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। उसके कारण कुछ दिखाई देते हैं आपको प्रदेश में? कभी आपने इस पे विचार नहीं किया? सॉरी सर, मैं कभी विचार देखूंगी। नहीं किया आपने इस पे? सॉरी सर, मैं देखूंगी। सोयाबीन जिस तरह की फसल है, अगर उसकी उत्पादकता कम हो रही है तो जी। उसके स्थान पर मध्य प्रदेश की जलवायविक और जितनी भी मिट्टी और अन्य सिंचाई संबंधी व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर किस फसल से सोयाबीन को रिप्लेस किया जा सकता है? सर अनुमान लगाकर मैं बताना चाहूँगी, गेहूँ। गेहूं से? जी। गेहूं से आप सोयाबीन को रिप्लेस कर सकते हैं। सर रिप्लेस तो वैसे नहीं कर सकते हैं। गेहूं किस प्रकार की फसल है? आपने नाम सुना है कभी? खरीफ, जायद, रबी। रबी फसल। रबी। और सोयाबीन? खरीफ फसल। तो फिर आप खरीफ को रबी से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? दोनों की तो बिल्कुल ही डिफरेंट समय में होती है दोनों। सॉरी सर, मैं अपनी बात को वापस लेना चाहती हूँ, मैं श्योर नहीं कोई हूँ। आइडिया देना चाहेंगे और इसके अलावा? सॉरी सर। ठीक है, कोई 3 गेहूं को छोड़ करके अन्य रबी फसलों के नाम बताइए। सर चना है, मूंग और उड़द। मूंग और उड़द। जी। सरसों का नाम सुना है आपने? जी। सरसों किस प्रकार की फसल है? सर रबी है। कंफर्म है? जी। खरीफ के समय नहीं बोया जाता? नहीं। ठीक है। हम जनरली न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, एक फ्रीबीज नाम खूब सुनने में आता है, फ्री जी। की रेवड़ी। जी। क्या मतलब है इस फ्री की रेवड़ी का? सर जो योजनाएं हैं उनमें अधिक व्यय किया जाना। अधिक व्यय किए जाना। जी। तो योजना पे व्यय करने का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अनुत्पादक व्यय। अनुत्पादक व्यय, जी। जैसे आप एग्जांपल कुछ देंगे? सर मैं एग्जांपल नहीं देना चाहती हूँ, सॉरी। आपको खुल के बोलना चाहिए, रखिए आप बात, न्यूज़पेपर में तो हम सुन रहे हैं। जी। कोई एग्जांपल मध्य प्रदेश के संबंध में? कोई एग्जांपल? अभी हमने लाडली बहना योजना खूब सुनने में आ रहा है, उसके लिए पंजीयन भी चल रहे हैं। क्या लाडली बहना योजना को आप फ्री बीज या फ्री की रेवड़ी में शामिल करेंगे? नहीं। उसके कारण बताइए, आप क्यों शामिल नहीं करना चाहते हैं? सर ये महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। आर्थिक संबल तो उन्हें काम देकर, रोजगार देकर के भी वेतन के माध्यम से संबल दिया जा सकता था। जी। क्या इस लाडली बहना योजना में किसी प्रकार के पारिश्रमिक की अपेक्षा है महिलाओं से? नहीं। फिर ये क्या, किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि ये फ्रीबीज नहीं सर है? रोजगार की उपलब्धता इतनी नहीं हो पा रही है, इसलिए एक न्यूनतम मासिक आय। आप ये कह सकते थे कि जी। जो 100 दिन का मनरेगा में रोजगार दिया जाता है उसे 150 दिन का कर दिया जाए, या 100 दिन के में प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि उनके पास अतिरिक्त पैसा पहुंचे। जी। तो मनरेगा तो है ही, 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो कानून बना करके हमने दी ही है। जी। जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रोजगार की सुनिश्चितता नहीं है इसलिए हम फ्री में पैसा देंगे? सर रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में मिलने चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, और महिलाओं को एक आर्थिक संबल की आवश्यकता थी जो इस योजना ने पूरा। इससे आर्थिक संबल मिल जाएगा? जी सर। क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में हम सामान्य रूप से ऐसा देखते हैं कि जो महिलाएं साक्षर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, ऐसा हो सकता है कि हर महीने उनके पति उस पैसे को उनसे निकलवाएं
बैंक के माध्यम से और उस पैसे का दुरुपयोग करें, चाहे वो मद्यपान में की करें या किसी अन्य प्रकार से करें, तो ऐसा हो ही सकता है। तो फिर महिलाओं के लिए उसका लाभ कहाँ मिला? सर व्यापक रूप से तो लाभ लेंगी महिलाएं, सीमित तौर पे ये चीज़ें हैं तो इन्हें कम आंका जा सकता है, लेकिन ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित ही होंगी। मतलब आपकी नज़र में लाडली बहना योजना किसी तरह से फ्रीबीज नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अगर मैं कहूँ कल को मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी लोगों को हम 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दे रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखेंगे? ये फ्रीबीज है? सर 100 यूनिट तक की बिजली फ्री मतलब 100 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। नहीं दी जा रही है उसको छोड़ें, अगर ऐसी घोषणा होती है तो जी। क्या कहेंगे? है फ्रीबीज ये? फ्री की रेवड़ी है या नहीं है? सर ये कही जा सकती है क्योंकि पहले ही विद्युत क्षेत्र में घाटे में चल रही हैं कंपनियां। अच्छा, आपने एनपीए का नाम सुना है? जी। क्या होता है? सर ऐसे कर्ज होते हैं जिनमें 90 दिन तक उनके ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ब्याज का? क्या मूलधन भी इसमें शामिल होगा? मूलधन शामिल नहीं है सर। केवल ब्याज का भुगतान? अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कोई ऋण लिया है और मैं केवल 90 दिन की म्याद के पहले केवल ब्याज का भुगतान कर दूं तो मैं एनपीए नहीं होऊंगा? मुझे मूलधन के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं सर। ठीक है। ईडी का नाम सुना है आपने? जी। क्या है इसका फुल फॉर्म? सर प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? सॉरी सर। कोई आइडिया नहीं? ठीक है सर। अर्चना, जी। आप मुझे कोई ऐसे 3 कानून बताइए जो महिलाओं को शोषण से बचाते हैं। जी। सर दहेज निषेध अधिनियम ठीक है। 2005। ठीक है। नहीं दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005 ठीक है। और सर एक पॉक्सो एक्ट है 2012 का। ठीक है, वो केवल स्पेसिफिक महिलाओं के लिए है? सर सभी के लिए। सभी बच्चों के लिए? जी। ठीक है। आपको लगता है अर्चना कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है? दहेज प्रथा या दहेज को लेकर जी। या डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कई बार महिलाएं जो है एफआईआर करती हैं सर और बाद में पाया जाता है कि ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई थी, ये दुर्भावना के आधार पर लगा दी गई। जी। सर अधिकांशतः मामले सही होते हैं, कुछ एक मामले ऐसे देखे गए हैं कि जिनमें दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः मामले सही पाए जाते हैं। मान लो अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए जी। तो महिलाओं की कल्याण के लिए आप क्या करेंगे? कोई 5 कदम बताइए। जी सर। सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक है। सर मैं ये देखूंगी या फिर अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से पता लगाने का प्रयास करूंगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं क्या पर्याप्त हैं या फिर और किसी योजनाओं को चलाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। सर शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है। सर वही कार्य की क्या पर्याप्त है, महिलाएं बराबर उन योजनाओं का लाभ उठा पा रही हैं या नहीं उठा पा रही हैं। सर एक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मैं प्रयास करूंगी और चौथा महिला सुरक्षा को लेकर। ठीक है। जी। आरक्षण नहीं देंगे महिलाओं? सर आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में नहीं देना चाहिए? आपको प्रधानमंत्री बनाया है, महिलाओं का उत्थान करना, आपने जो बात कही सामाजिक आर्थिक, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जी सर मैं महिला आरक्षण विधेयक, अभी तो आपने इसके पहले कहा था कि मिलना चाहिए। जी महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना। अर्चना, मेरा अंतिम प्रश्न है जी कि आप मान लेते हैं चयनित हो जाती हैं, ठीक है, और चूंकि इस चयन में आपके पिता का, परिवार का भी काफ़ी योगदान रहा होगा, काफ़ी मेहनत करके आपको उन्होंने पढ़ाया है जी, किंतु इसी समय जब आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं तो आपको अपने एक ही समकक्ष अधिकारी से प्रेम हो जाता है जी, किंतु वह आपके धर्म और जाति का नहीं है, किंतु एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे बहुत अच्छा है, अधिकारी है, विवेकशील है और आपको ये पूरा विश्वास है कि इसके साथ में अपना अच्छा जीवन जी सकती हूँ जी। किंतु ऐसे निर्णय के प्रति आपके पिता की नाराजगी है जी। और वो उनका सख्त मना है कि नहीं, आप अपने धर्म और जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकती है जी। आपने काफ़ी समझाने का भी प्रयास किया किंतु चूंकि वो परंपरागत व्यक्ति है, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने कहा या तो विवाह कर लो और हमको छोड़ दो, या फिर ये है कि उस लड़के को छोड़ दो और माता पिता की बात मान लो। क्या करेंगी आप? सर सबसे पहले तो मैं
अपने पिताजी से बराबर बात करने की ठीक कोशिश है, उन करूँगी। अगर वो वार्तालाप नहीं कर लिया, हाँ। जी, नहीं मानते हैं, तो मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिनका प्रभाव है मेरे पिताजी पर, उनके माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है। और सर मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में मैं उनको नहीं, मना मान लो लूँगी। हम एक सिचुएशन मानते हैं कि भाई जी। नहीं मानते हैं, अब निर्णय लेना है। जी, अब निर्णय की जो है बारी आ गई है कि अब या तो पिता को चुन लो या परिवार को चुन लो, जी। या फिर जो है एक अच्छे जीवन साथी को चुन लो। सर मेरा ऐसी पूरा स्थिति में विश्वास है कि मैं उनको मना नहीं, लूँगी। नहीं, ठीक है, हम मान जी। लेते हैं कि आपने, चूँकि ये आप प्रेम में और भावनाओं में बात कर रही हैं, क्योंकि जब यथार्थ में इस तरह की स्थितियाँ होती है, जी, तो चूँकि पिता के ऊपर भी तमाम तरह के परंपरागत, धार्मिक, सामाजिक दबाव होते हैं, प्रतिष्ठा और ईगो जी। का भी प्रश्न होता है, जी, तो वो नहीं मान रहे हैं कि भई कल को और भी हमें परिवार में और भी छोटे बच्चे हैं, भाई-बहन हैं, जी। तुमने तो कर लिया, उनका भी जी। विवाह करने हैं, समाज में जवाब देना है, जी, ठीक है? तो ये इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो कहा कि भई ये विधर्मी और विजातीय व्यक्ति से तो हम अपने घर में दामाद नहीं बना सकते हैं। अब चाहे इसके लिए हमको बेटी कुर्बानी देना पड़े, हम दे देंगे। आप क्या करेंगी? सर मेरे परिवार में पहले भी ऐसे विवाह हुए हैं और किसी मान का लो नहीं मान रहे, अब निर्णय लेना है ना, मैं तो आपको निर्णय लेने का बोल रहा हूँ। जी। क्या करेंगी आप? सर मैं कुछ समय के लिए अपना विवाह स्थगित कर दूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मान जाएँ। और जब तक वो नहीं मानते वो नहीं, विवाह उन्होंने कहा स्थगित कि भई रहेगा। अगर इस घर में प्रवेश करना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हमने आखिर पैदा किया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। सर धर्म तो मैं अपना ही मानूँगी। धर्म तो मैं उस धर्म को नहीं मानूँगी जिनसे मैं विवाह करूँगी, क्योंकि मैंने वो धर्म देखकर उनसे प्रेम नहीं किया है। मैंने उनके व्यक्तित्व को देखकर ठीक प्रेम है। किया है। हुँ। और सर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और जब तक पिताजी मान नहीं जाते हैं, मैं विवाह को स्थगित रखूँगी। पर ये तो अनिर्णय की स्थिति है। आप सामने लड़के के साथ भी अन्याय कर रहे हो। वो कह रहा है भाई ऐसे कब तक वेट करते रहेंगे? नहीं, ज़िंदगी भर नहीं मानेंगे तो क्या विवाह स्थगित रहेगा? तो उसको भी तो ज़िम्मेदारी है, वो भी तो आपसे प्रेम करता है, साथ में रहना चाहता है। वो जी। भी अपने परिवार को छोड़ के आपके पास आना चाहता है। सर मैं मना लूँगी। तो आप मुझे जवाब ऐसा देने से लग रहा बच है क्यों कि आप जो है जी। आपको लग रहा है कि आपको अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम है और आप ऐसे व्यक्ति को जीवन में छोड़ना चाहेंगी फिर। सर मैं दोनों को साथ रखने की हर संभव कोशिश करूँगी और मेरा पूरा ज़िंदगी विश्वास में है कि मैं अर्चना मना कभी-कभी लूँगी। ऐसी चीज़ें होती है कि जब जी। हम 2 चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जहाँ हमें निर्णय लेना पड़ता है। जी। फिर क्या करेंगी? चलो मान लो कि समझी। आप जो है एक नाव में जा रही हैं, जी, ठीक है? एक और आपके पिता है और एक और पति है। जी, दोनों को तैरना नहीं आता है, केवल जी। आपको ही तैरना आता है और जी। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप केवल एक ही को बचा पाएँगी। जी, अब किसको बचाएँगी आप? और कोई अन्य जगह कोई संसाधन नहीं है, कोई नहीं है। आपके पास केवल एक व्यक्ति को बचाने का ही शक्ति है। अब जी। पिता को बचाएँगी या पति को बचाएँगी? सर मैं पिता को बचाऊँगी। पिता को बचाएँगी, जी। क्यों? इसीलिए तो मैं पहले भी कह रहा था कि आपका झुकाव पिता की ओर ही है ज़्यादा। जी, जी। आपको नहीं लगता कि तार्किक रूप से देखा जाए निर्णय बहुत ही गलत है? जी सर गलत है। तो फिर आप सिविल सेवा में, जैसा कि आपने मुझे पहले अपनी योग्यताएँ बताई थी कि मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय क्षमता। मुझे तो नहीं लग रहा आप में निर्णय क्षमता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपने सामाजिक बंधन लिया, जी। धर्म के सामने 7 जन्म की कसम खाई और उसको छोड़ दिया। जीवन के सर दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उसके बाद मैं पिताजी को बाहर निकालने के बाद नहीं, एक ही व्यक्ति की बात है, सिर्फ चुनना एक कोई है, ठीक है? जी, पिता की उम्र बहुत हो चुकी है, पिता जीवन जी चुके हैं। जीवन जीने के दृष्टिकोण से देखें तो उसके साथ न्याय होना चाहिए था। जी, तीसरा, एक माता-पिता ने अपना पुत्र खो दिया, जी, उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। जी। तो मतलब आप निर्णय में बहुत भावनाओं में बहती है। हमें तो नहीं लगता कि आप लोक सेवक बनने के योग्य हैं। जी सर मैं बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों को प्रशिक्षण के दौरान सीखने का प्रयास करूँगी कि इनसे मैं ये कैसे चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती अर्चना। जी, ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जहाँ पर आपको अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय क्षमता आप किसी को सिखा नहीं सकते हो। जी सर। सर ऐसी परिस्थितियों को मैं सीखने का प्रयास करूँगी। अब मुझे फिर से उत्तर बताइए कि अब पिता और पति में से किसी एक को चुनना है तो किसको चुनेंगे? सर पिता को। पिता को ही चुनेंगी, छोड़ जी। देंगी? ये मतलब अगर विवाह के संदर्भ में चुनना है तो जी, पिता को ही चुनेंगी। जी, फिर तो आप दबाव में आने वाली व्यक्तित्व हैं। कल को काम करेंगी, ऐसे बहुत सारे हो सकता है पिता का हस्तक्षेप सर हो, मैं भावनाओं के प्रारंभ आधार पे आपको बहकाएँ कि देखो मैंने बनाया है, ये मेरा परिचित, ऐसा काम करो।
जी सर, बिल्कुल नहीं। मैं प्रारंभिक तौर पर पिता को चुनूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अंततः उनको मना लूंगी। चलिए ठीक है अर्चना, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर, आप जा थैंक यू। सकती हैं।